मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या प्रोसेस को डील करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इस चीज़ को रखेंगे ताकि आपको आगे इसे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द आपने कई बार सुना, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को देखना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो हम एक तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो एक ऐसे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, शायद हमें खुद को भी ये जानने में दिक्कत हो कि किस पर्टिकुलर इस टाइमलाइन से हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। अगर आप देखोगे, जैसे हमारे घरों में जो दही जमाने की जो प्रक्रिया है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, ठीक है। और आपने देखा होगा कई फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने का है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। कई हम बेवरेजेस बनाते हैं गर्मियों में पीने के लिए, रेगिस्तान में स्पेशल रूप से बाजरे को थोड़ा उसके अंदर छाछ में भिगो करके और बाद में उसको उबाल करके बनाया जाता है, जिसको आप राबड़ी बोलते हो सामान्य लैंग्वेज के अंदर। वो भी एक तरीके का बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता है। ऐसे करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इवन ब्रेड का जो फॉर्मेशन है, उसमें जो ब्रेड के अंदर जो स्पॉन्ज बनता है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। आप छोले भटूरे खाते हो, उसमें जो स्पंजीनेस आपको फील होती है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के कारण है। यानी हाँ, मतलब ये एक बहुत बहुत कोई लंबी रेंज आप देख सकते हो कि यहाँ 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 बायोटेक्नोलॉजी। तो आप क्लियर कट कहीं से ये नहीं कह सकते कि फलां टाइम से जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे सभी बायोटेक्नोलॉजी के हैं। तो आप अगर इसको डेफिनेशन में बांधना चाहें, परिभाषा के रूप में बांधना चाहें, तो आप क्या कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि देखिए, बेसिकली जहाँ कहीं भी हम देखते हैं एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जैसे मान लीजिए आप दही के जमने को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। और वो क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनने से जो दूध का जो प्रोटीन है वो जम जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है, और साथ में ही क्या होता है, उसमें खट्टापन आ जाता है। वही दही है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था ना। इसी तरीके से जहाँ जैसे जो फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाई जाती है, या फिर यूं कहिए कि इवन शराब बनाने का भी जो होता आ रहा है, उसको पहले मेडिसिनल पर्पज से बनाया जाता था। जैसे कोई आयुर्वेदिक जितनी भी प्रिपरेशंस हैं उसमें अल्कोहल काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है, तो उसके लिए बनाया जाता था। बाद में चलो इसको नशे के लिए इस्तेमाल करने लग गए, लेकिन इनिशियली इट वाज फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो वहाँ देखिए, वहाँ भी कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। तो अल्कोहल बनना वो क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लैक्टिक एसिड बनना बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जब हम बात करते हैं ब्रेड के बनने की, या छोले भटूरे जो भटूरे बनाते हैं, वहाँ पे जो हम खमीर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय जो है वो CO2 गैस निकलती है। उस वजह से अगर आप देखोगे तो ब्रेड के अंदर जो इस तरीके से आपको बहुत छोटे स्पेसेस दिखते हैं ना, तो वो उसी के कारण बन जाते हैं। वो गैस जो लिबरेट होती है उसी के कारण बन जाते हैं, और उसी वजह से वो क्या है, स्पॉन्जीनेस हमको फील होती है। तो वो भी क्या था? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था। तो जितने भी थे बायो प्रोसेस थे। अब एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को आप मन में बसा लेना, इस चीज को कभी भी आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसका ह्यूमन वेलफेयर के लिए या मानवीय कल्याण के लिए जो हम यूज करते हैं, वही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। तो यू कैन से दैट use of various biological processes for the human welfare is known as
बायोटेक्नोलॉजी। तो और अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहें, अगर हम उसका यूज इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं तो इट शुड बी मोर अप्रोप्रिएट। आप कह सकते हैं यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर एट इंडस्ट्रियल लेवल इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम का मानवीय कल्याण हेतु औद्योगिक स्तर पर जो उपयोग है वो जैव प्रौद्योगिकी है। अब बायोटेक्नोलॉजी में, अब देखिए बात तो क्या कर रहे हैं, हम किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने पहले भी पढ़ा है मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले में, कुछ हिस्सा आप इसका पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे देखिए किसी का उपयोग तो हम एंजाइम बनाने में कर रहे हैं। आज भी आपने क्वेश्चन पेपर हल किया था, उसमें जो है वो सिट्रिक एसिड का विनिर्माण के बारे में आपने पढ़ा था। तो ये है क्या, सिट्रिक एसिड बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण ही बन रहा है और उसका उपयोग हम किस लेवल पे कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसका इंडस्ट्रियल लेवल पर उपयोग करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस का, ठीक है, तो इसको जो है हम 2-3 चीजों के ऊपर डील कर सकते हैं। एक तो क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा क्या है, टेक्निक। एक तो जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका हम उपयोग उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के यूज के लिए कर रहे हैं, अगर उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ विशेष प्रकार का है, हमारे काम का है, तो ही तो वो चीज काम में आ सकती है। अगर मान लीजिए लैक्टिक एसिड बनाने के लिए जो जरूरी एंजाइम है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ना हो तो वो कैसे बना पाएगा, और वो एंजाइम किस कारण बनते हैं, क्योंकि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ विशेष प्रकार का है, इसलिए बनते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अल्कोहल बनाते हैं या CO2 बनाते हैं, उनके अंदर भी कोई विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है और वो भी किसी विशेष प्रकार की जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण है। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप जो है वो हमारे लिए काम का है, पहली चीज। दूसरा, जो हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक में क्या होगा कि उसके लिए जितने भी आवश्यक कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, कल्चर मीडिया है, वो सारे के सारे हम इसके अंदर डील करते हैं। अब जेनेटिक स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर जो कन्फाइन किया हुआ है टॉपिक को, वो थोड़ा सा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें केवल यही चीज़ बताई हुई है ज़्यादा था कि हम कैसे जेनेटिकली उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, वो थोड़े टूल्स वाले एस्पेक्ट हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कुछ एक चीज़ों की मैं आपको जानकारी यहाँ पे और दे देता हूँ जिसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं। अब इसके अंदर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, इन दोनों से रिलेटेड, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कुछ एक जनरल चीजें मैं आपको बता देता हूं, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। जीन क्या है, DNA का एक ऐसा सेगमेंट है जो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है और किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है, तो वो क्या है, जीन हो गया। दूसरा है ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। ये DNA में किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानते हैं और वहां पे कट लगाते हैं, ठीक है। कट लगाते हैं तो कट लगाने का काम किसका है, कैंची का है, सीजर्स का है, इसीलिए इसको मोलिकुलर सीजर्स भी बोलते हैं,
ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियसेस क्या है? अच्छा, अब क्योंकि एंडोन्यूक्लियसेस हैं तो एक्सोन्यूक्लियसेस भी तो होंगे कहीं ना कहीं। तो एंडोन्यूक्लियसेस तो क्या है कि जैसे डीएनए ये है, ये डीएनए है, तो यहां बीच में कहीं कट लगाएंगे तो वो क्या होंगे? एंडोन्यूक्लियसेस। और अगर साइड से एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाते जाएंगे तो वो कौन से होंगे? एक्सोन्यूक्लियसेस। तो हमारे काम के क्या है इसमें? एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। कोई भी काम का जीन आपने प्राप्त कर लिया है, कोई भी काम का जीन, जो मान लीजिए अगर आप बनाना चाहते हैं, सिट्रिक एसिड ही बनाना चाहते हैं, तो सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो जीन है वो आपने ले लिया है, और वो जीन आप किसी बैक्टीरिया में डाल करके सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो दैट में भी पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो भी होता है। तो पीसीआर की सहायता से आप जो जीन है उसकी मात्रा को कई गुना तक आप बढ़ा सकते हैं, कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हजारों की संख्या में आपको चाहिए। आपने मतलब 2, 4, 5, 10 जीन आइसोलेट किए होंगे, उसको जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या काम आता है? पीसीआर। ठीक है, ये कुछ चीजें। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि आपकी बुक के अंदर इसका प्रोपोर्शन काफी, मेरे ख्याल से बहुत ही माइन्यूट सा है। इससे पहले जो बुक लगती थी उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर काफी ज्यादा मात्रा में था। ये मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताना चाहूंगा। पीटी से क्या मतलब क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, आपने देखा है कोई भी प्लांट है उसके कुछ पार्ट्स हैं, खास तौर से वेजिटेटिव पार्ट्स अगर आप देखें तो रूट, स्टेम एंड लीव्स हैं। रूट की किसी भी सेल द्वारा, स्टेम की किसी भी सेल द्वारा, या लीफ की किसी भी सेल द्वारा अगर आप उसे कल्चर करके, बढ़ा करके उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, या इवन पूरा प्लांट भी बना सकते हैं, तो दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसको प्लांट टिश्यू कल्चर कहते क्यों है? क्योंकि ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है, नेचुरल कंडीशन में नहीं है, आर्टिफिशियल कंडीशन में है। इसीलिए इन चीजों को इन विट्रो भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशन का मैं आपको कैसे बताऊं? आप ये तो जानते हैं कि जब भी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट से फिर बाद में क्या बन जाता है? एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बन गया। और एम्ब्रियो के बाद जब ये सीड में होता है, जब सीड ग्रो करता है तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है, इवन पूरा ट्री बन जाता है, पूरे बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। ऐसा होता है ना? शुरुआत कहां से हुई? कितनी सेल है? इस सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया ना। तो इसका मतलब इस सेल के अंदर पोटेंशियल तो है, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, जिसकी सहायता से वो इतना बड़ा रूप भी प्राप्त कर लेता है ना? इतना तो ये जो कैपेसिटी है किसी भी सिंगल सेल की, पूरा प्लांट को गिव राइज करने की जो कैपेबिलिटी है, वो जो पोटेंशियल है, वो कहलाता है टोटिपोटेंसी। उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। और यही वो चीज है जिसने इंड्यूस किया साइंटिस्ट को कि हम किसी भी टिश्यू से पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ इसकी लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और इसका जब टिश्यू कल्चर करेंगे तो पूरा प्लांट इससे बनाया जा सकता है। अब टिश्यू कल्चर में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है एक्सप्लांट, एक होता है मीडिया, एक होता है लेमिनार एयर
फ्लो, और कुछ टूल्स और भी होते हैं जो ज़रूरी है। इसके अलावा ऑटोक्लेव, 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते ना। एक्सप्लांट को समझिए, पौधे का वह हिस्सा जिसको हम कल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो एक्सप्लांट कहलाता है। आपने स्टेम का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया, दैट विल बी एक्सप्लांट। लीफ का टुकड़ा इस्तेमाल किया, दैट विल बी एक्सप्लांट। स्टेम का किया तो भी वो एक्सप्लांट है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर बात करते हैं मीडिया। मीडिया जो है, मतलब ये नहीं है कि टेलीविज़न वाला मीडिया या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, वो सारे, ऐसे नहीं, यह नहीं है। यहाँ हम साइंटिफिक बिहाफ पे बात कर रहे हैं। मीडिया से मतलब मीडियम जिसके अंदर वो ग्रो करेगा। अब देखिए, हमने इस चीज़ को स्टडी किया, साइंटिस्ट ने इस चीज़ को स्टडी किया कि एक कोशिका है, उसे पूरा पौधा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। उसको कुछ मिनरल्स चाहिए, कार्बन के सोर्स भी चाहिए, ठीक है, एनर्जी सोर्स भी चाहिए, ये सब चाहिए, एक टेम्परेचर भी चाहिए, पर्टिकुलर लाइट भी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम उसे आर्टिफिशियली अवेलेबल करा दें तो फिर क्या होगा, पौधे को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो उस मीडिया के अंदर सारे सॉल्ट्स होते हैं, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ठीक है, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, जितने भी ज़रूरी जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे अवेलेबल कराते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो है वो कुछ आप ये कहिए कि पायनियर काम किया कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे वाइट है, मुराशिगी एंड स्कूग नाम के साइंटिस्ट है। उन्होंने ना एक फॉर्मूला दिया, बोले इतने ग्राम ये लेना, इतने ग्राम ये लेना, इतने ग्राम ये लेना 1 लीटर के लिए। तो वो 1 लीटर क्या बन जाएगा, कल्चर मीडिया। एक आपने 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा है अगार अगार। अगार अगार उसमें मिक्स करते हैं गर्म करके, तो उससे क्या है कि बिल्कुल सेमी सॉलिड सा हो जाता है, जेल फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप किसी भी उसके अंदर फ्लास्क के अंदर उसे लेंगे और उसके अंदर जब आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे स्टेम के टुकड़े को, और उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखेंगे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनको कंट्रोल कंडीशन में आप रखेंगे तो वो ग्रो करेगा। लेमिनर एयर फ्लो जो है, एक ऐसी बेंच होती है जिसके अंदर एयर फ्लो इस तरीके से होता है, फिल्टर ऐसे छोटे लगे होते हैं, इतने छोटे पोर से पास होती है कि वहाँ बैक्टीरिया पास नहीं होता है। तो वहाँ पे जो है आप उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। बाद में इसको जो है एक इंक्यूबेशन रूम में रखते हैं। लगभग 28 दिन के बाद पूरा प्लांट, इतना बड़ा प्लांट जो है वो बनने का प्रोसेस होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। तो मीडिया आपको समझ में आ गया। लेमिनर एयर फ्लो एक तरीके से ऑपरेशन थिएटर की तरह काम करता है, जहाँ पे आप एक्सप्लांट को मीडिया पे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको प्लग से बंद कर देते हैं, कॉटन प्लग से। उस फ्लास्क को अर्लन मेयर फ्लास्क बोलते हैं, 250 ml का फ्लास्क होता है। उसके बाद उसको इंक्यूबेशन रूम में रखते हैं। ऑटोक्लेव एक ऐसी चीज़ है जहाँ फ्लास्क है, चिमटी है, जो भी चीज़ें हैं, इनको स्टेरलाइज करने का काम करते हैं अधिक टेम्परेचर के ऊपर। तो ये क्या है, स्टेरलाइज का मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से रहित कर देना उसको। आपने कोई, अब होगा क्या कि कल्चर मीडिया है, उसमें तो सारे पोषक तत्व हैं। जब आपने प्लांट का एक हिस्सा ट्रांसफर किया, यानी एक्सप्लांट को ट्रांसफर किया, तो एक्सप्लांट तो ग्रो करेगा नहीं, बाकी फंगस और बैक्टीरिया ये ग्रो करने लग जाएंगे। तो आपका जो मेन मकसद है वो तो पूरा नहीं हुआ ना। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, ऑटोक्लेव में इसको, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक्सप्लांट के अलावा, इन सब को हम ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरिलाइज कर लेते हैं। आप अगर आगे जाओगे, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आगे जाते हो अगर एमएससी बॉटनी करते हो तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी, या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, जहाँ पर क्या है कि टिश्यू कल्चर के बारे में काफ़ी डिटेल है। इवन आप अपने हाथों से करके देखोगे, मैंने खुद ने भी किया हुआ है एमएससी के अंदर,
तो आपको बड़ा आनंद आता है कि भाई आपने एक छोटा सा टिश्यू लिया, उसी से प्लांट बन गया। अब इसका फायदा बताता हूँ मैं आपको। आप कहीं घूमने गए और आपको वहां पे नींबू की या संतरे की कोई ऐसी वैरायटी मिल गई कि आपको लगता है कि ये तो गजब है, हम हमारे क्षेत्र में भी उगाते हैं। तो हमारा सामान्यतः क्या होता है कि हमने उसका फ्रूट लिया, फ्रूट में से आपने सीड निकाले, बोले सीड हम सेव करके रख लेते हैं, ये लगा लेंगे। जब आप सीड लगाते हो तो सीड तो किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें क्या हो गया, वेरिएशन आ जाएंगी। वेरिएशन आ जाने के बाद हो सकता है कि आपको वैसी वैरायटी ना मिले जैसी कि वहाँ पे थी। लेकिन अगर आपको वैसी वैरायटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसका टहनी ले आएंगे और उसको टिश्यू कल्चर करेंगे, और टिश्यू कल्चर करने के बाद आपको ठीक वैसे ही पौधे मिलेंगे जैसा पौधा आपने देखा था, क्योंकि वहाँ पर कोई जेनेटिक चेंज नहीं आया। इसीलिए जो किसान किन्नू के इनके बाग लगाते हैं, कई बार आप उनसे पूछोगे कि भाई हम आप पौधा कितने का लेके आए, तो वो कहते हैं 350 रुपये का, 400 का, 500 का, क्योंकि वो टिश्यू कल्चर से बने होते हैं। तो उसमें जो किसान ने बता दिया मुझे ये वैरायटी चाहिए, वो उसी का कल्चर तैयार करके देते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर्टिफाइड होता है, बाकायदा सर्टिफिकेट अटैच होता है कि भाई ये टिश्यू कल्चर का प्रोडक्शन है। दूसरा, टिश्यू कल्चर के फायदे क्या है बेटा? कई पौधे ऐसे हैं जैसे ऐसे लगता है कि वो स्पीसीज खत्म ही होने वाली है, ठीक है, जैसे एट्रोपा बेलाडोना है, तो वो जैसे खत्म होने वाला है, तो उसको क्या कर लो, टिश्यू कल्चर कर लो। पहले गांव में फॉग बहुत हुआ करता था, फॉग सुना है क्या? वो आजकल तो फॉग वो सुनते हो। आप पूछना, आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनसे पूछना, कैलिगोनम पॉलीगेनोइडिस, ये उसका बोटेनिकल नेम है। जहाँ खास तौर से गाँवों के अंदर थोड़ा जैसे टीले या रेतीला हिस्सा होता था ना, तो वहाँ पे वो लगता था। और आप इवन रायता जो खाते हैं उसको फोगलिए का रायता भी बोलते हैं आप, वो उसके कहते हैं सीड्स होते हैं, सीड और फ्रूट। खास तौर से वो जो फ्लावर है ना, छोटे छोटे, जैसे आपके नीम के लगता है, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे लगते हैं। तो वो क्या रायते में आप पूछना जरा, ये सब चीज़ें पहले होती थी, क्योंकि आजकल तो रहा ही नहीं है वो। फोग, फोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब अच्छा, दूसरा क्या है, फोग की जो लकड़ी होती है ना, वो छोटी छोटी लकड़ी निकलती है ऐसी छोटी छोटी, उसको काटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ब्राउनिश कलर की होती थी और बहुत जल्दी उसका, मुझे लगता है कैलोरीफिक वैल्यू खूब था, मतलब उसका जो है वो टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज होता था। आपने लगा दी चूल्हे में तो तुरंत जल जाती थी। उसी वजह से क्या, लकड़ी के चक्कर में सारे प्लांट्स वो खत्म हो गए। दूसरा क्या है, उसका हर पार्ट काम आता था। लकड़ी जलाने के काम आ रही है, उसके जो आप ये मान लीजिए जो पीटीओल्स हैं वो नीचे गिर जाते थे, वो पहले ऊँट खाया करते थे, उनके लिए काफ़ी उनको टेस्टी लगता था, उनके लिए तो वो डिलीशियस डाइट हुआ करती थी। तो वो प्लांट जैसे खत्म हो गया। अगर आप कहीं इक्के दुक्का प्लांट मिलेगा, उस प्लांट से अगर आप बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर। अच्छा, एक एक्स प्लांट से जरूरी नहीं कि आपको एक ही प्लांट मिले। एक्स प्लांट बनाया, उसके अंदर आपने हार्मोन कौन सा दिया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उस पर निर्भर करता है। अगर आपने उसमें 2,4-D नाम का हार्मोन दे दिया, तो वो देने के बाद तो वो क्या है कि जो टिश्यू है वैसे ग्रो नहीं करेगा, वो क्या एकदम से फैल जाएगा, ग्लोबुलर सा एमॉर्फस स्ट्रक्चर हो जाएगी, कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है। उससे आप टुकड़े काट लो छोटे छोटे, और फिर प्रत्येक टुकड़े को एक अलग मीडियम में ट्रांसफर कर दो, जहां आपने क्या है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है, तो वहां शूट डेवलप हो जाएगा, रूट डेवलप हो जाएगा। यानी एक एक्सप्लांट लेके आप लाखों की संख्या में पौधे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री खूब चल रही है और आगे भी चलेगी। जो साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ लोग जैसे जिनके पास पैसा ठीक है, वो अपनी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो मतलब जैसा चाहिए वैसा एक्सप्लांट लाओ, उससे क्या है लाखों की संख्या में पौधे बनाओ, और फिर आपने मान लीजिए किन्नू के लिए कर रखी है, और आपके पास मान लीजिए आप एक एक्सप्लांट ले आए और आपने जो है वो 1,00,000 पौधे बना लिए उससे, और एक पौधा आपने 300 रुपये का भी दिया, तो आप अपना रेवेन्यू का हिसाब लगा सकते हो कितना हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रेन, आपके प्लान पे, इन पे निर्भर करता है। और टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करना को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लगभग 20 लाख रुपए के अंदर आप ठीक ठाक सी लेबोरेटरी कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है प्लांट टिश्यू कल्चर है। अब मैं प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों बता रहा हूँ आपको इसके साथ, कि अब मान लीजिए अब बायोटेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है।
कुनेन नाम आपने सुना है? कुनेन, कुनेन की गोली किस काम आती है? मलेरिया के उपचार में क्या काम आता है? यही आता है ना। किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना, सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। जब सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है तो जब सिनकोना प्लांट उगता है, बड़ा होता है, जब 15 से 20 साल का होता है, तब उसकी छाल आती है, उस छाल में से कुनेन प्राप्त होती है। तो किसी पेशेंट को दवाई चाहिए तो पहले पौधा उगाओगे और बाद में छाल आएगी, तो 20 साल के अंदर तो दूसरा जन्म हो जाएगा उसका। ठीक है, तो मतलब अब जो इंडस्ट्रीज से आपके पास जो टेबलेट आ रही है कुनीन की, वो कैसे आती है? वो कोई पौधे इकट्ठे करके, उनकी छाल इकट्ठे करके वैसे थोड़ी लाते हैं। उन्होंने क्या है, क्विनीन का जो सिनकोना प्लांट है उसका टिश्यू लिया, और टिश्यू लेकर के उन्होंने क्या है, ये टिश्यू कल्चर किया। उन्हें पूरा पौधा बनाने की जरूरत थोड़ी है, उन्होंने कैलस बना लिया एमोर्फस खूब सारा, और उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे टंकी होती है ना अपनी पानी वाली, उतने बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं, उसके अंदर कल्चर किया, और उससे क्या बन रहे, क्विनेन। क्विनेन को वो अलग से प्राप्त कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है पौधा उगाना। तो इंडस्ट्री में इस तरीके से काम आता है तो वो क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्विनेन बनना जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है सिनकोना प्लांट का। उसका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और उसमें जो टेक्निक काम में आ रही है वो क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा था। और दूसरी चीज, आपने देखा होगा बीटी कॉटन, नाम सुना है ना? बीटी कॉटन तो सबने सुना है। तो बीटी कॉटन में क्या होता है, एक जीन हम डाल देते हैं जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस ला देता है पौधे के अंदर। अगर आप उस जीन को पौधे में डाल दोगे तो उस पौधे को जो भी ये छोटे कैटरपिलर्स खाते हैं ना, तो जो ही वो खाएंगे उनको पैरालिसिस हो जाएगा, वो मर जाएंगे। किसी भी इंसेक्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मैमल्स पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो वो जो आपने जो जीन प्राप्त किया वो बेसिलस थ्यूरिजेंसिस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त किया। उसमें क्या काम आया, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, पीसीआर वगैरह वो काम आए। और जब उसको ट्रांसफर आपने किया, किसी पौधे में ट्रांसफर किया, और पौधे में किसी सेल में ट्रांसफर किया, उस सेल से पौधे बनाने का काम किसका है? प्लांट टिश्यू कल्चर का है। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें टूल्स एंड प्रिंसिपल्स में काम आती हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर 2 चैप्टर हैं इससे रिलेटेड। एक तो टूल्स एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जिसमें ज़्यादातर क्या दिया हुआ है, जीन्स, पीसीआर, इनके बारे में दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग है उनके बारे में दिया हुआ है। अब जो जेनेटिक वाली जो चीज़ है, जीन्स वाली जो चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक तरीके से जीन्स में फेर बदल करके अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करने की जो क्रिया है वो सारी क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो बेसिकली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आया होगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर at industrial level is known as biotechnology, and these are the techniques which are helpful in producing more quantity of the product. ठीक है, तो ये सब इंट्रो लेक्चर के अंदर आ गया। इसमें समझ में आपको कोई कंफ्यूजन?